बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाज़ निसार सीईओ क्लब से हाजिर है। कॉफ़ी विद सीईओ एक सेशन है। ये बेसिकली जो कॉफ़ी विद सीईओ एक सीईओज़ की जर्नी, उनकी कंपनीज़ की सक्सेस स्टोरीज़ को हम कैप्चर करते हैं अपनी मैगज़ीन में, सीईओ टुडे में, या किताब है 100 सीईओज़ ऑफ पाकिस्तान में। आज हमारी मेहमान शख्सियत जो हैं सलीमुज़्ज़मान साहब हैं, कि यूनाइटेड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ हैं और काटी के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं, बिज़नेस कम्युनिटी को लीड करते रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं, कोरंगी में हम बैठे हैं, तो क्या इस वक्त इकॉनमी और बिज़नेस के क्या चैलेंजेस हैं और क्या इसके डूएबल सॉल्यूशंस हैं। थैंक यू सलीम, बहुत शुक्रिया। आप थैंक यू। आपने आगे एक्टिविटीज़ में जाना है। मुझे ये बताइएगा सलीम, क्या इस थोड़ा सा इसका एक नटशेल में बताइएगा कि आपकी जो कंपनी है यूनाइटेड वेस्ट की, तो ये कहाँ से शुरू हुई, वालिद साहब ने पौधा लगाया और आजकल इसकी क्या इस वक्त करंट स्टेटस है। ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू एजाज साहब। यूनाइटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड इस वक्त पाकिस्तान की एक लीडिंग वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। ये हमारा जो सेटअप था, मुख्तलिफ नामों से इसमें ट्रांजिशंस आती रही और ये हमने स्टार्ट किया था 1996 में। 1996 में जब इस्टेब्लिश किया वालिद साहब ने, तो उस वक्त एक छोटी सी एनवायरमेंटल टेस्टिंग लेबॉरेटरी से इस्टेब्लिश किया और उसके बाद फिर हमने डच गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन के अंदर एक यहाँ पे पाकिस्तान की पहली एक इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी लॉन्च की, जो कि पूरे एशिया की पहली कमर्शियल इंसिनरेशन फैसिलिटी थी, वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपने वेस्ट डिस्पोजल का एक पूरा नेटवर्क है। जो हमारे अपने कमर्शियल इंसिनरेटर्स हैं, जिसके अंदर हमारा एक इंसिनरेटर कोरंगी डिस्टिलरी के अंदर ऑपरेट कर रहा है, एक नॉर्दर्न बाईपास पे रिसेंटली अपने अभी बड़ी स्टेट ऑफ आर्ट वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी बनाई है। इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ ऑफिस हैं, कराची के अंदर है, हमारे थर पार्कर के अंदर है, हमारे बलूचिस्तान के अंदर ऑफिस हैं। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये जो एक पौधा इनिशिएट किया था वाले साहब ने, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर वेस्ट मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि वेस्ट दुनिया भर में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत प्रॉपर इंडस्ट्री है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वेस्ट को उस तरीके से नहीं हैंडल किया गया, उस तरीके से ट्रीट नहीं किया गया जिस तरह वेस्ट को किया जाना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बेसिकली एक बहुत बड़ा रिसोर्स है जिसको पाकिस्तान में काफ़ी हद तक ज़ाया किया जाता है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर हम जाते हैं कि सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज़ के इसके अंदर अगर वेस्ट जनरेट हो रहा है, हॉस्पिटल से हैज़र्डस वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो हैज़र्डस वेस्ट को ऐसे हाथों में नहीं जाना चाहिए जिससे कि नुकसान हो, जिससे कि पोल्यूशन हो, जिससे कि ह्यूमन हेल्थ को डैमेज हो। और एट द सेम टाइम अगर उसके अंदर कोई रिसाइकलिंग की पॉसिबिलिटीज़ हैं, रिकवरीज़ की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो साइंटिफिक वे में आप उसको चीज़ों को रिकवर कर सकें। और ये आपके न सिर्फ मुल्क का फ़ायदा है, बल्कि आपकी पूरी इकॉनमी जो है इससे वो उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है यकीनन। सलीम, थैंक यू। आपने बताया ये वेस्ट मैनेजमेंट तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं, आपने तो प्राइवेट कंपनी के तौर पर, क्या इसकी चैलेंजेस हैं? क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा डीजल की प्राइसेस और जो इलेक्ट्रिसिटी और जो डॉलर की जो पैरिटी है, तो इसका जो इकोनॉमिक जो चीज़ों का आपकी कंपनी में क्या इम्पैक्ट आया, स्पेशल रिसेंट जो इतनी बड़ी जो हाइपर इन्फ्लेशन आया है और रजीम चेंज हुआ है, और क्या आपकी और दूसरे आपकी जो बिज़नेस कम्युनिटी पे असर आया और क्या इसका सोल्यूशन है? देखिए, ये जो आपने बात की, पहले आपकी दो बातें हैं। पहले तो ये वाली बात कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर का काम है या गवर्नमेंट सेक्टर का काम है? यही तो मैं कंफ्यूज। लाहौर में तो उन्होंने बकायदा सरकार ने एक ऑफिशियल दिया हुआ है ना, टर्किश कंपनी को दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। कराची के अंदर भी जो नॉन हैज़र्डस वेस्ट है वो यहाँ पे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने चाइनीज़ कंपनीज को और मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स को सबलेट किया। You are one of them? No, we are not one of them. We are not dealing with the non-hazardous waste. Okay. Basically, we are dealing with hazardous waste जो कि इंडस्ट्री से और हॉस्पिटल से जनरेट होता है। उसको आप पर्टिकुलर आप लाहौर में भी आपके जो हैज़र्डस वेस्ट है वो प्राइवेट कंपनीज ही हैंडल कर रही हैं। ये स्पेशलाइज्ड कंपनीज होती हैं। ये जनरल वेस्ट को, मतलब इसमें हमारा काम गार्बेज लिफ्टिंग नहीं होता। बेसिकली वी आर डीलिंग विद स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ वेस्ट। तो ये तो आपके पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरा सवाल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो में। जी सर। जो आज की तारीख में जो एक इम्पैक्ट आया है कॉस्ट का, इसको एब्जॉर्ब करना इस वक्त एक इतना बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि समझ में नहीं आता कि इसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो हमारे, जैसे अगर हम बात करते हैं कि वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन की आपकी कॉस्ट ऑल ऑफ अ सडन डबल हो गई। हमारे जो फिजिबिलिटी बनी हुई थी वो उस वक्त थी जब 70 रुपये का डीजल था। आज हमारी जो फिजिबिलिटी है वो 70 रुपये के डीजल के ऊपर है, और आज 210 रुपये का अगर हम डीजल खरीद रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या चैलेंजेस होंगे कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन फिजिबिलिटी थी वो टोटल आउट हो गई। सेकेंडली, जो दो हमारे मेजर इनपुट्स होते हैं, 3 मेजर इनपुट्स होते हैं, एक मैन पावर, एक हमारी इनपुट होता है इलेक्ट्रिसिटी, और एक गैस।
मैन पावर की कॉस्ट आपको पता है कि ज़ाहिर है जैसे मुल्क में एक हाइपर इन्फ्लेशन हुई है तो उसकी वजह से मैन पावर की डिमांड बहुत बढ़ गई है और उनकी जायज़ है अपनी जगह, और हमने कोशिश की है कि उस लेवल को रेज़ करें, लेकिन उस कॉस्ट को हम कैसे एब्जॉर्ब करें। दूसरी कॉस्ट बिजली की कॉस्ट अभी आ रहा है कि कराची में 46% इंक्रीज़ हुई है। ये एक्चुअली 46% नहीं है, ये आपकी डबल से भी ज़्यादा क्रॉस की है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट FCA जिसको कहा जाता है, वो इस वक्त इलेक्ट्रिक को जो बिजली मिल रही है तो उसके अंदर वो इतना ज़्यादा FCA हो गया है कि इस वक्त एंटिसिपेटेड ये है कि जून के आखिर में जो बिल आएगा वो 50 रुपये के करीब यूनिट का होगा। 24 रुपये से 50 रुपये यूनिट चला जाता है। तो एक आपका जो सेकंड इनपुट था मेजर इनपुट, वो आपका डबल हो गया। थर्ड आपका मेजर इनपुट गैस, जिसकी अवेलेबिलिटी इस वक्त है ही नहीं। वो गैस जिसके ऊपर हमारी फिजिबिलिटी थी 850 रुपये की गैस के ऊपर, आज अगर RLNG आप लेने जाते हैं तो आज के रेट पे 4700 रुपये में मिल रही है। तो वो एटलीस्ट 5 टाइम्स आपका वो इंक्रीज़ हो गया। तो ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक और पेचीदा सूरत हाल है कि इस वक्त जो इन्वेस्टर है वो तो इस वक्त सोच रहा है कि वो इस वक्त बिज़नेस ऑपरेट भी करे या ना करे। हमारा क्योंकि जीना मरना यहीं पर है तो हम मुख्तलिफ़ चीज़ों से के ऑप्शंस के ऊपर देख रहे हैं कि किस तरीके से अपनी कॉस्ट को इकोनोमाइज़ करें। इस वक्त हमारी पूरी इस वक्त जो फोकस है, पूरी वर्किंग है, वो यही इन्हीं ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर है कि हम कैसे अपनी कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। सोलर के ऑप्शन पर हम वर्किंग कर रहे हैं, इस वक्त हम बायोगैस के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ़ ऑप्शन के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं कि हम अपनी कॉस्ट को किसी भी तरीके से हम उसको कट डाउन करें और नीचे लेके आएँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, कैपिटल इंटेंसिव चैलेंज है, और ये एक आने वाले वक्त ही डिसाइड करेगा कि किस तरफ चीज़ें मूव होती हैं। सर शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने बता दिया, मुझे बता देंगे कि यूर एन एंटरप्रेन्योर, वाले साहब भी एंटरप्रेन्योर को कैसे डिफाइन करते हैं? एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या कॉम्पिटेंस हैं कि नई नस्ल के बच्चों के पास जॉब्स नहीं हैं तो वो एक जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर बने? देखिए, मैं भी ज़ाती तौर पे इसी चीज़ का ओपिनियन है मेरा कि बहुत सारे लोगों को, ज़्यादातर लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ, क्योंकि इसके अंदर आपको रिस्क बहुत बड़े होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन अगर आप रिस्क लेते हैं तो अल्लाह ताला फिर उसको रिटर्न भी देता है, उसमें फिर बरकत भी देता है। तो रिस्क लेने की अपने अंदर एक एबिलिटी डेवलप करें, अल्लाह की ज़ात पे तवक्ल रखें, तवक्ल रख के आप फ़ैसले करें, और कई फ़ैसले आपसे गलत भी होंगे यकीनन, लेकिन बट एट द सेम टाइम आपके पास जो इसमें एंटिसिपेटेड रिटर्न्स होंगे इंशाल्लाह वो बहुत बेहतर होंगे। आप CEO हैं एक माशाल्लाह कंपनी के, और पाकिस्तान के हब बैठे हुए हैं, कोरंगी में बैठे हुए हैं, कराची में। एक CEO के अंदर 3 कॉम्पिटेंस क्या होती हैं या करैक्टरिस्टिक या खूबियाँ समझते हैं कि ये कंपनी को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं? देखिए, पहली चीज़ तो मेरे हिसाब से अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कई मरतबा ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आपके पास कुछ समझ में नहीं आता। जब कुछ समझ में नहीं आता तो वो कहता है ना कि जब कुछ नज़र, कौन कहता है कि रब नज़र नहीं आता, एक वही तो नज़र आता है जब कुछ नज़र नहीं आता। वाह 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 वाह। तो एक तो तवक्कुल एक पहली चीज़, बिलीव इन अल्लाह, बिलीव इन अल्लाह। नंबर 2, अपने लोगों का ख्याल रखें। ये लोग वो हैं जो आपको कमा के दे रहे हैं। अगर आपने अपने लोगों का ख्याल नहीं रखा तो आप यकीन करें कि आप कितना भी पैसा कमा लें, वो पैसा शायद आपको उस तरह से राज भी ना आ सके। तो अपने लोगों का ख्याल रखें। और नंबर 3 ये कि फ़ोकस रखें क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि मास क्वांटिटीज़ पे तो बहुत सारे लोग होते हैं काम करने वाले। अगर आपने क्वालिटी पे काम किया तो आप यकीन करें कि आपका जो कारोबार है उसके अंदर इंशाल्लाह बरकत बहुत होगी। आप अपने गुस्से को कैसे काबू करते हैं? क्योंकि बिजनेसमैन बेचारा हर वक्त स्ट्रेस में चारों तरफ घिरा होता है, और स्टेक होल्डर्स, घर से भी, दफ्तर से भी, सरकार से भी। तो एक एंगर जो होता है एक पार्ट है, या स्ट्रेस एक पार्ट ऑफ द बिजनेस है। तो बिजनेस स्ट्रेस को हाउ डू यू मैनेज? भाई क्या करते हैं? इसका कोई स्पेसिफिक जवाब शायद मेरे कोई पास जॉगिंग ना हो। करते हैं, स्विमिंग करते हैं, अनवाइंड करते हैं, अपनी आप को कैसे मैनेज? वैसे मेरी एक्टिविटी, मेरा रूटीन जो है, मैं डेली कोशिश करता हूँ कि 1 घंटे की एक्सरसाइज करूँ। जिम में एक्सरसाइज होती है। बाकी ये कि कोशिश ये होती है कि फैमिली के साथ अपना थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया जाए, क्योंकि दफ्तर की बहुत सारी झंझटों के बाद जब आप फैमिली के पास जाते हैं तो आपका जो दिमाग है वो, मैं समझता हूँ कि काफ़ी रिफ्रेश हो जाता है। तो पॉजिटिव एनर्जी अपनी करें। तो ये मैं समझता हूँ कि ये आपका बड़ा एक स्ट्रेस रिलीविंग। मतलब एक्सरसाइज और डाइट हो जो आपके लिए, CEO के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि CEO की हेल्थ का मतलब है, अगर CEO एनर्जाइज्ड है तो पूरी कंपनी में एनर्जी है, अगर CEO स्ट्रेस में है तो पूरी कंपनी स्ट्रेस में है। True. सर छोटी छोटी 2 चीज़ें, आपका कौन रोल मॉडल है? हु इज़ योर रोल मॉडल जिसको आप रोल मॉडल समझते हैं? देखिए, मैंने तो मेरी सारी ट्रेनिंग अपने फादर के साथ हुई। मेरे लेट फादर जिनका कोविड में 2020 में इंतकाल हुआ, तो आई थिंक ही वाज अ बिग रोल मॉडल फॉर मी। मैंने हमेशा कोशिश ये की है कि जिस तरह से वो चीज़ों को लेके चलते थे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और ये जो लोगों का ख्याल रखने वाली ख़ास तौर पे चीज़ है, मैंने ये देखा फिज़िकली, मैंने इस चीज़ को विटनेस किया कि किस तरह से उन्होंने वो आउट ऑफ द वे जाके लोगों की हेल्प करते थे, और अल्लाह ताला फिर आउट ऑफ द वे उनकी हेल्प करता था। तो मैं समझता हूँ मेरे रोल मॉडल मेरे फादर ही हैं। माशाल्लाह। सक्सेस को 3 की वर्ड्स में या फ्रेजेस में कैसे डिफाइन करेंगे? कामयाबी की किस चिड़िया का नाम है? कामयाबी मैं समझता हूँ कि अगर
आपके आसपास के लोग, आपके वालिदैन, आपके बीवी बच्चे आपसे राज़ी हैं, तो पहली कामयाबी ये है। सेकंड कामयाबी आपकी ये है कि आपके जो घर की तमाम ज़रूरियात हैं वो आप अपनी पूरी करने में सक्सेसफुल हैं हलाल तरीके से। और इसके अलावा बस मैं समझता हूँ कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी जी ली, अपनी ऑब्लिगेशंस आपने दुनिया की ऑब्लिगेशंस, रिलीजियस ऑब्लिगेशंस पूरी कर ली, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है आपकी। किताबों का शौक़ है आपको? किताबें मैंने कोई एक किताब तो रिकमेंड करें, यू थिंक इजाज़ ये हर बंदे को पढ़नी चाहिए, हर बच्चे को मैं इजाज़ मैं रिकमेंड करूंगा कि 100 CEOs की जो नहीं किताब नहीं, है इसके अलावा ये तो हाँ, ये तो पढ़नी, मैं तो ये तीसरी हो सकती है। ये मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, ये आपको पढ़नी चाहिए। जज़ाकल्लाह। सर आखिर में मैसेज अपनी नई नस्ल के बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा जॉबलेसनेस का शिकार हैं, जॉब्स नहीं मिल रही या उनके पास उम्मीद नहीं है, वो पाकिस्तान को, वो ब्रेन ड्रेन बड़ा सीरियस इशू है इस मुल्क का, क्या इसका मैसेज ऑफ होप है? देखिए, मैं समझता हूँ कि लोगों को एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए, पाकिस्तान में बड़े चैलेंजेस हैं और ख़ास तौर पे जो आज का चैलेंज है वो तो इससे बड़ा तो शायद मैंने अपनी लाइफ हिस्ट्री के अंदर ऐसे चैलेंज नहीं देखे। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ कि मैंने दुनिया देखी है, बहुत सारी कंट्रीज़ को ट्रैवल किया माशाल्लाह। तो एक चीज़ आप याद रखें, दूर के डोंग सुहान है। बाहर की बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगी, आपको लगेगा कि बाहर जाके आप की लाइफ चेंज हो जाएगी। येस, आपको एक बेसिक लिविंग फैसिलिटी ज़रूर मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे रह के आपको जो काम करने का मौका मिलता है, जो सीखने का मौका मिलता है और जो इंसानियत की खिदमत करने का मौका आपको यहाँ पे मिलता है, यकीन करें ये सेटिस्फैक्शन और ये सुकून आपको दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिलेगा। होपलेस ना हो, डिफ़िकल्ट वक्त हर ज़िंदगी में आते हैं, हर एक की ज़िंदगी में आते हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं गुजरा जिसकी ज़िंदगी 100% स्मूथ गई हो। तो डिफ़िकल्ट वक्त से परेशान ना हो, आगे की अच्छी उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी देगा। बहुत शुक्रिया सलीम, थैंक यू वेरी मच। आज हमने जो मैं लेके जा रहा हूँ, इनका जो टेक अवे फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने बार बार एक ही चीज़ को कहा कि नंबर 1 सीक्रेट ऑफ सक्सेस कि आपने अल्लाह की ज़ात के ऊपर से जो बिलीफ है, वो ला तक ना तुम रहमत, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते और ना वो मायूसी फैलाते हैं। तो सलीम साहब बड़े पॉजिटिव हैं डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, और कहते हैं ना कि जी हम हीरे हैं, जितने कट लगेंगे उतने ही निखर के ज़्यादा कीमती होंगे तो और ज़्यादा रेजिलियंट होंगे। तो सलीम साहब का बहुत शुक्रिया। आप इसको देखिएगा CEO टुडे TV पे और इनकी यूनाइटेड वे अपना मैनेजमेंट की सोशल मीडिया पे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।